नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मीठे सपनों में खोया हुआ विनय को अचानक ऐसा लगा मानो वो किसी अंधेरे कुएं में डूब रहा हो। चौंकते हुए वो उठ बैठा। उसका कमरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन ये कैसे संभव था? विनय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तो नीलपुर के सबसे अच्छे होटल में रूम बुक किया था, फिर ये पानी कहाँ से आया? तभी उसके देखते ही देखते फर्श पर पानी का गोल गोल भंवर बनने लगा और वो उसकी तरफ खींचने लगा। खौफ के मारे उसकी आंख फटने को थी। उसने बहुत कोशिश की बचने की, पर वो भंवर में फंस गया। उसके कुछ समझ पाने से पहले ही पता नहीं कहाँ से दो हाथ प्रकट हुए। हाथ कहना गलत होगा क्योंकि वो मात्र हड्डियां का ढांचा था। उन भूतियाओं हाथों ने उसे पानी में डुबा दिया। विनय को लगा कि उसका अंत आ गया, लेकिन तभी उन्हीं हाथों ने उसे ऊपर खींच लिया। राहत की सांस ले पाता उससे पहले ही फिर से वो पानी के अंदर था। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि वो बेहोश ना हो गया। उसके बेहोश होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। जब उसको होश आया तो वो अपने बिस्तर पर था और पानी की एक बूंद भी कमरे में नहीं थी। ये कैसे हो सकता था? क्या ये सपना था? विनय का हाथ अपने गले पर गया जहां बहुत दर्द हो रहा था। अगर ये सब सपना होता तो उसको दर्द नहीं होता और ना ही हाथों पर खरोचों के निशान बनते। विनय तुरंत कूदकर बिस्तर से निकला और सीधा होटल रिसेप्शन पर पहुंचा। बहुत कहा सुनी के बाद वो होटल से चला गया। पेशे से एक कंपनी का फील्ड वर्कर विनय किसी काम से नीलपुर आया था। 3 दिन का सेट था तो कंपनी ने पहले ही ठहरने का इंतजाम नीलपुर में करवा दिया था। उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब होगा। उसका रूम नंबर 213 उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे अब याद आ रहा था कि चाबी देते वक्त रिसेप्शन पर खड़े लड़के का हाथ लड़खड़ा रहा था, पर क्यों? इसका जवाब उसके पास नहीं था और वो जानना भी नहीं चाहता था। उधर होटल का मालिक रवि खन्ना परेशान था क्योंकि उसे पता था कि रूम नंबर 213 में हर अमावस्या को रुकने वाले के साथ क्या होता है। मजबूर था, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कारण था उसके परिवार पर चला आ रहा एक श्राप जिसको कई पीढ़ियों से उन्हें भुगतना पड़ रहा था। उसे आज भी याद है जब उसका होटल पहले एक शानदार हवेली हुआ करता था। उसके पिता सूर्य प्रकाश सिंह नीलपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। उन्होंने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। एक दिन सूर्य प्रकाश हार्ट अटैक से गुजर गए। रवि विदेश से आ गया और फिर वापस नहीं गया। एक रात वो हवेली के बेसमेंट में बने कमरे में सोया, जिसकी खिड़की से समुद्र का नजारा साफ दिखता था। वो रात थी अमावस्या की। बड़े सुकून से समुद्र को निहारते रहने के बाद वो सो गया। आधी रात को उसे लगा कि वो गहरे समुद्र में डूब रहा है। होश में आने पर उसने अपने आप को पानी के भंवर में डूबते हुए पाया। उसका दिमाग ये सब झेल नहीं पाया और वो बेहोश हो गया। उसका दुर्भाग्य कि उसको जबरन होश में लाया गया किसी अदृश्य शक्ति द्वारा। उसने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। तुम ऐसे नहीं बच पाओगे, तुम्हें होश में ही रहकर सब सहना होगा। यही तुम्हारी और तुम्हारी नियति है। गुर्राहट करती हुई वो बुढ़िया पानी में भीगी हुई थी और उससे सीलन जैसी बदबू आ रही थी। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत करके पूछा। मैं तुम्हारे परिवार की तीसरी पीढ़ी में पैदा हुई हूँ। मेरा नाम सावित्री है। बचपन से ही मुझे जिद करने की आदत थी। जब मैं बड़ी हो गई तो मैं और ज्यादा घमंडी हो गई।
एक दिन मुझे गांव के एक लड़के से प्यार हो गया, पर वो किसी और से प्यार करता था। मैं गुस्से से पागल हो गई और जबरदस्ती उस लड़के से शादी करनी चाहिए, पर पिताजी ने उस लड़के की शादी उस लड़की से करवा दी। मैं आपे से बाहर हो गई और उन दोनों को मारना चाहा, पर पिताजी ने मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही रात हो गई, मैं किसी तरह बाहर निकली और समुद्र में छलांग लगा दी। मेरी मृत्यु नहीं हो पाई आत्महत्या करने के कारण, और उल्टा मुझे हर अमावस्या की रात इस कमरे में आना पड़ता है और इस कमरे को जलमग्न करना पड़ता है। ये सब मैं नहीं करना चाहती, पर मैं मजबूर हूँ। तभी घड़ी ने 4 बजे का घंटा बजाया। वो बुढ़िया गायब हो गई और कमरा पहले जैसा हो गया। रवि तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और सारे नौकरों को बुलाकर उस कमरे को बंद करवा दिया। जल्दी ही उसने हवेली को आधुनिक होटल में बदल दिया और खुद शहर चला गया। शहर में उसने आलीशान बंगला खरीदा और मजे से वहां रहने लगा। होटल के मुनाफे से वो काफी अमीर हो गया था। एक रात को जब वो मजे से सोया हुआ था, उसका कमरा पानी से भर गया और उस बुढ़िया ने उसकी खूब दुर्गति की। रवि हैरान था कि इतने दिनों के बाद दोबारा कमरे में पानी क्यों भर गया, जबकि कई अमावस्या की रात बीत गई। उसने बुढ़िया से पूछा तो उसने बताया कि उसके कमरे में जो भी सोएगा वो उसे परेशान करेगी। अगर कमरा खाली रहा तो हवेली का मालिक जहाँ भी होगा वो पहुँच जाएगी। रवि को याद आया कि उसने नौकर को उस कमरे में अमावस्या की रात सोने को मोटी रकम का लालच दिया था। कईयों ने कोशिश की, पर बुढ़िया की आत्मा से डरकर दोबारा कोई उस कमरे में नहीं सोया और नौकरी छोड़कर चला गया। होटल का मैनेजर मालिक को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए नौकर की जगह अन्य लोगों को उस कमरे में रूम बुक करवा देता। विनय भी ऐसा ही कस्टमर था। धीरे धीरे होटल भूतिया होटल के नाम से जाने लगा। रवि ने बहुत उपाय किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहीं भी रहता अमावस्या की रात से बच नहीं पाता। हार कर वो दिसंबर में वापस होटल आ गया, पक्के इरादे के साथ। उन दिनों उनका होटल बाहर से बर्फ से जम जाता था। आखिर एक और अमावस्या की रात आ गई। ठीक 12 बजे वो बुढ़िया पानी के समंदर के साथ आ गई। रवि का हुलिया देख बुढ़िया हंसने लगी। उसने खूब गर्म कपड़े पहने थे। जब पानी से कमरा भर गया तो वो कंबल ओढ़कर खड़ा हो गया। पानी से भीगा जरूर, पर बाहर से अंदर से वो सूखे कपड़े में सुरक्षित रहा। देखो, तुम हमारे खानदान से हो तो हमारी भी सागी हो। क्या हम थोड़ी हवा में जाकर बात करें? लेकिन बाहर तो ठंड है, मुझे ठंड पसंद नहीं। बुढ़िया ने 2 टुक मना कर दिया। रवि ने किसी तरह उसे राजी कर लिया और वो दोनों कमरे से बाहर निकले। बाहर बहुत ठंड थी। बुढ़िया कुछ कदम चलने के बाद रुक गई, लेकिन रवि चलता रहा। रुक जाओ, मैं जम जाऊंगी बर्फ से, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, क्या ये वही जगह है जहाँ से तुमने छलांग लगा दी थी? हाँ यही थी, पर क्यों? गुस्से से बुढ़िया की आंख लाल हो गई। अच्छा, पर लगता नहीं यहाँ से कोई छलांग मार सकता है। रवि ने उसे उकसाया। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहीं से कूदी थी। क्या पता, उसने क्रोध उचका दिया। बुढ़िया एकदम उछली और सीधा समुद्र में जा गिरी। कुछ देर पानी की छटपटाहट के बाद वो पानी से निकलने लगी तो उसके पैर बर्फ से जम चुके थे। अरे ये क्या हुआ मुझे? मैं तो जम रही हूँ, बुढ़िया घबराकर बोली। अब तुम हमेशा जमी रहोगी, मैंने पहले ही बर्फ का इंतजाम करवा दिया था। मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन तुम तो चलती फिरती पानी की नदी हो, इसलिए जम गई। अब मैं आजाद हूँ, रवि खुशी से बोला। तुम्हें क्या लगता है कि बर्फ कभी पिघलेगी नहीं? मैं फिर आजाद हो जाऊंगी, तब देखना। बुढ़िया पूरी तरह से बर्फ में बदलती जा रही थी। ना, मैंने पहले ही होटल के बेसमेंट में एक परमानेंट बर्फ का क्वार्टर बनवा लिया है, जिसमें तुम हमेशा आराम करोगी। बुढ़िया बर्फ में बदल चुकी थी। रवि का संकेत पाकर कुछ लोग आए और बुढ़िया की मूर्ति को उठाकर होटल के बेसमेंट में रखवा दिया। 1 साल बाद रवि ने शादी कर ली।
उसने पत्नी को भी सब कुछ बताया और बेसमेंट को हमेशा ठंडा रखने की बात कही। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कहना तो जल्दीबाजी होगी, पर अभी के लिए वो चैन की नींद सो सकता है अमावस्या को। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू करते हैं। चटाक, जुबान चलाती है साली, ज्यादा आवाज निकालेगी तो मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दूसरे कमरे से आती आवाजों को सुनकर राजू का मन खौल रहा था। सौतेला बाप रघु उसकी माँ सांवरी को पीट रहा था शराब के नशे में। 46 साल का रघु एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात सांवरी से हुई, जो वहां साफ सफाई का काम करती थी। सांवरी पर मोहित होकर उसे शादी का प्रस्ताव दे बैठा। हालांकि उसे पता था कि उसका एक 9 साल का लड़का भी है। सांवरी का पहला पति किसी दुर्घटना में चल बसा था। सांवरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पेट पालने के लिए अपने पांव पर खड़ा होना जरूरी था। ससुराल से कोई उम्मीद नहीं थी। मायके में माँ बाप पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। किसी तरह एक कंपनी में नौकरी मिल गई तो अपने बेटे राजू की परवरिश कर रही थी। जब रघु का प्रस्ताव उसके सम्मुख आया तो उसे लगा राजू को अपने पापा की कमी नहीं खिलेगी और उसे भी सहारा मिल जाएगा। यही सोचकर उसने विवाह को हामी भर दी। लगभग 1 साल तक ठीक रहा सब। रघु ने सांवरी की नौकरी छुड़वा दी। सांवरी को कोई ऐतराज नहीं था। कंपनी ने अपने कुछ कर्मचारियों की छटनी की, जिसमें रघु भी शामिल था। रघु बहुत परेशान हुआ। रोज नई नौकरी तलाश करने जाता, फिर निराश होकर अपना गुस्सा सांवरी पर उतारता। शराब की लत तो उसने लगा ही ली थी, इसलिए खूब धुत होकर घर आता और नशे में सांवरी और राजू को खूब गालियां देता। धीरे धीरे उसका हाथ सांवरी पर उठने लगा। सांवरी मजबूत थी सब सहने के लिए। राजू को वो ढाल बनकर बचा लेती थी। मकान का किराया ना दे पाने के कारण उन्हें मकान मालिक ने निकाल दिया। रघु ने शहर से दूर एक गांव में मकान किराए पर लिया। घर तो बदल लिया था, पर आदत नहीं। नया मकान में आकर रघु की किस्मत भी बदली। मकान मालिक ने बेसमेंट से दूर रहने को कहा था, ये कहकर कि वहां किसी का भी दम घुट सकता था। रघु और सांवरी ने बात मान ली थी। उन्होंने राजू को भी मना किया। थोड़ा भटकने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई। कुछ दिन वो बहुत अच्छे से रहा सांवरी के साथ, लेकिन जल्दी ही पुराने रंग में आ गया। राजू को बड़ा गुस्सा आता था। उसका बस चलता तो वो रघु को जान से मार डालता। अभी उसका नए स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था। रघु ने 2 दिन बाद करवाने को कहा था। एक रात रघु सांवरी पर चिल्ला रहा था तो वो बेसमेंट की तरफ चला गया। सांवरी ने उसे वहां जाने को मना किया था, लेकिन वो माँ की चीख नहीं सुनना चाहता था। वहां की चाबी पहले ही उसने रख ली थी। बेसमेंट में नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। वो धीरे धीरे उतरता हुआ नीचे जाने लगा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी तो अजीब सी आकृति को देखकर वो डर गया और वापस आ गया। उसमें दिन में आने का निश्चय किया। जब वो कमरे में आया, रघु बिस्तर पर औंधा पड़ा हुआ था और माँ सिसक रही थी। माँ, मत रो ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आदमी तुम्हें इतना मारता है, तुम क्यों सहती हो बताओ? मैं कुछ नहीं कर सकती, जहाँ जाऊंगी पीछे आएगा ये। तू सो जा, सब ठीक हो जाएगा। राजू चुप हो गया। काश ये सौतेला बाप नहीं होता तो कितना अच्छा होता। सांवरी ने उसे सुला दिया और खुद भी सोने की असफल कोशिश करने लगी। सुबह रघु काम पर गया तो राजू ने बेसमेंट जाने की सोची, लेकिन माँ की नज़र से बचकर ही जा सकता था। उसने सांवरी से मैगी की फरमाइश की। सांवरी दुकान चली गई तो वो जल्दी से बेसमेंट में उतर गया। अब रोशनी प्राप्त होने के कारण उसे साफ दिख रहा था,
नीचे पहुंचकर उसे अपने मुंह पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि हर जगह धूल मिट्टी होने के कारण उसे छींक आ रही थी। हर तरफ कबाड़ा भरा था। पुराना टूटा पलंग, कुर्सियों पर पर्दे रखे हुए थे। एक बड़ा आदम का आईना था जो टूट चुका था। राजू का ध्यान जिसने खींचा वो एक बड़ी सी अलमारी थी जो एकदम नई लग रही थी और लाल रंग की थी। राजू उसके करीब गया। उसे लगा जैसे अलमारी में कुछ आवाज आई। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन जिज्ञासावश वो उसे खोलकर देखना चाहता था। जैसे ही उसने उसे खोलना चाहा, कैंची जैसी कच कच सुनाई दी। उसने पास पड़े पुराने बेड से अलमारी को खोला तो आवाज बंद हो गई। बहुत सड़ी हुई बदबू अलमारी से आ रही थी। उसने बेड को अंदर डाला। अगले ही पल उसकी आंखों ने एक खौफनाक नजारा देखा। अलमारी के कोने में से लपलपाती लंबी जीभ प्रकट हुई। साथ ही कैंची की शेप में 2 हाथ निकले और बेड को पकड़कर निगल गए। राजू घबराकर पीछे हट गया। वो अजीब चीज भी गायब हो गई। राजू का मन चीख चीख कर भागने को कह रहा था, पर वो अलमारी बंद किए बगैर जा भी नहीं सकता था। माँ को पता चलता कि वो बेसमेंट में गया तो वो डांटती। उसने जल्दी से अलमारी बंद की और ऊपर बेसमेंट से बाहर आ गया। सांवरी तब तक मैगी लेकर आ गई थी। राजू, अभी बना देती हूँ मैगी। नहीं माँ, भूख नहीं है, रहने दो। राजू का मन नहीं था। अरे अब क्या हो गया तुझे? माँ, क्या हम कहीं और नहीं रह सकते, दूसरी जगह? राजू ने नजर चुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? इस जगह में क्या बुराई है? किराया भी कम है। जब तू स्कूल जाने लगेगा तब तेरे दोस्त बन जाएंगे, तब देखना तू खुद कहेगा कि ये जगह कितनी अच्छी है। सांवरी ने राजू के बाल सहलाते हुए कहा। राजू चुप हो गया। उसका बालमन पर माँ की डांट का डर ज्यादा था। अच्छा सुनो, सामने वाले घर में भी बच्चे हैं, वो बाहर खेल रहे हैं, तू भी जाकर खेल ले। सांवरी ने उसे पुचकारा। लेकिन माँ, जा, तुझे अच्छा लगेगा। अनिच्छा से राजू बाहर गया तो देखा कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो भी उनका खेल देखने लगा। वो 3 बच्चे थे, 1 लड़की 2 लड़के। उन्होंने उसे भी शामिल कर लिया। लड़की उससे 1 साल छोटी थी, दोनों लड़के 2 साल बड़े थे। उनका नाम केतन, दीपांशु और दिव्या था। राजू उनके साथ घुल मिल गया। अभी सब खेल ही रहे थे कि अचानक केतन खेलता हुआ रुक गया। सब उसकी ओर देख रहे थे। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। अंकल, बस एक शब्द उसके मुंह से निकला। चलो केतन, घर जाने का टाइम हो गया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। अधेड़ उम्र बड़े डिल डोल वाला आदमी की आवाज सुनकर राजू उसकी ओर देखने लगा। केतन ने अपना बैग छोड़ दिया और कांपते हुए कदमों से उस आदमी की तरफ जाने लगा। उस आदमी ने केतन का हाथ पकड़ा और चल दिया। खेल खत्म हो गया था। दीपांशु और दिव्या भाई बहन थे। वो अपने घर चले गए। राजू भी घर वापस चल पड़ा। दूसरे दिन जब राजू खेलने गया तो उसने देखा कि केतन नहीं आया था। पूछने पर दिव्या बोली कि उसकी मम्मी को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपने किराएदार सक्सेना अंकल को केतन की देखरेख के लिए कह देती हैं। सक्सेना अंकल बहुत सख्त हैं। वो केतन को पढ़ाते भी हैं। केतन बहुत डरता है उनसे, लेकिन उसकी माँ उन पर बहुत भरोसा करती है। ये सुनकर राजू को अपने सौतेले बाप की याद आ गई। उसे केतन से सहानुभूति होने लगी। उसने केतन के घर का पता पूछा और उसके घर की ओर चल पड़ा। उसका घर 4-5 घर छोड़कर था। घर के बाहर पहुंचने पर उसने घंटी बजाने की सोची, पर कुछ सोचकर रुक गया और वापस जाने के लिए जैसे ही कदम उठाए, किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने सुना कि आवाज दरवाजे से थोड़ी दूर कमरे की खिड़की के अंदर से आ रही थी। वो धीरे से खिड़की के पास पहुंचा और खुशकिस्मती से खिड़की अंदर से बंद नहीं थी। उसने एक पल्ला थोड़ा सा खिसकाया और अंदर देखने की कोशिश की। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसने खिड़की बंद कर दी और जोर जोर से घंटी बजाने लगा। काफी देर बाद दरवाजा खुला। सक्सेना दरवाजे पर गुस्से से खड़ा था। क्या हुआ? कौन हो तुम? वो मैं राजू,
केतन का दोस्त, केतन कहाँ है? ये कहते हुए राजू का खून सूख गया। राजू पढ़ाई कर रहा है, बाद में आएगा, उसने इतना कहकर दरवाजा बंद कर दिया। राजू लाचार होकर घर आ गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो घर आकर माँ के गले लग गया। सावरी ने पूछा तो टाल गया। तभी रघु आ गया तो राजू सहम कर दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद राजू को कमरे में तेज आवाज सुनाई देने लगी। उसने कान पर हाथ रख लिया। ये रोज की बात थी। झगड़ा मारपीट रघु के लिए आम था। तभी उसके जहन में सक्सेना का नाम आया और वो पसीना पसीना हो गया। मुझे लगता था एक मैं ही इस दुनिया में दुखी हूँ, पर केतन तो मुझसे ज्यादा। एक दिन उसने रघु को माँ के साथ जबरदस्ती करते देखा था। ठीक वही घटना केतन के साथ घटित हुई। जाने कब वो सो गया, उसे खुद पता ना चला। सांवरी ने उसका एडमिशन पास के स्कूल में करवा दिया। उसके दोस्त भी उसी स्कूल में थे। ये जान राजू बहुत खुश हुआ। 2 दिन बाद शाम को केतन खेलने आया और उसने कहा कि मम्मी आ गई हैं। सब खेलने लगे। राजू के मन में कई बात थी। उसने केतन को कहा कि वो उसके घर गया था। केतन सपक गया। राजू ने उसे इशारा किया और अपने घर चल पड़ा। केतन भी थोड़ा खेलकर बहाना बनाकर उसके पीछे चला गया। दीपांशु और दिव्या अपने घर गए। राजू केतन को सीधा अपने कमरे में ले गया और बोला, मुझे पता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये सुनकर केतन रोने लगा। घबराओ नहीं, मगर तुम तो मुझसे बड़े हो। तुमने मम्मी को क्यों नहीं कहा? एक बार मैंने मम्मी के पर्स से 200 रुपये चुरा लिए थे। ऐसा करते हुए मुझे सक्सेना ने देख लिया था। उसने मुझे धमकी दी और मेरे साथ उसने मेरा फोटो भी खींच लिया। मैं मजबूर हूँ, तो भी तुम्हें मम्मी को बता देना चाहिए था। मैं बताता हूँ तुम्हारी मम्मी को, फिर देखना सक्सेना को कैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। राजू ने उसे हौसला दिया। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, वो मेरी माँ को मार डालेगा। उसके पास बंदूक है। राजू समझ गया कि केतन के मन में डर बैठ गया है। उसके मन में एक ख्याल आया, अपने अंकल को बोलो कि राजू के साथ भी वो सब करें जो वो उसके साथ करते हैं। क्या? केतन उसकी तरफ देखने लगा। हाँ और हाँ, संडे 2 बजे का समय देना। उस समय मम्मी मेरे सौतेले बाप के साथ मार्केट जाएगी, मेरे लिए यूनिफॉर्म आदि लेने। राजू हंसकर बोला, लेकिन तुम मानो मेरी बात, सक्सेना से पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। राजू ने रहस्यमय स्वर में कहा तो केतन की नीली आंखों में अकाल्पनिक चमक आ गई। आखिर संडे आ गया तो प्लान के अनुसार केतन सक्सेना को लेकर आ गया। राजू ने पहले ही केतन को चुपके से बेसमेंट वाला रूम दिखा दिया था और उससे कह दिया था कि सक्सेना को लेकर वहीं आना और तुम ऊपर ही रहना। सक्सेना हवस में अंधा हो गया था, इसलिए समय व्यर्थ न करते हुए वो केतन के बताए रास्ते पर चलता हुआ बेसमेंट में पहुंच गया। राजू अलमारी के पास खड़ा था। सक्सेना उसके पास आया और राजू को ऊपर से नीचे घूरने लगा। फिर उसके गले पर हाथ फिराकर बोलने लगा, तो तुम हो नॉटी बॉय राजू। राजू को घिन आ रही थी। किसी तरह उसने अपने आप को काबू किया और आगे बढ़कर अलमारी खोल दी। सक्सेना हैरत में था कि राजू ने उसका हाथ पकड़कर अलमारी की तरफ ढकेल दिया। अनुचित हमले से वो बच नहीं पाया और एक झटके में अलमारी के अंदर। राजू के देखते देखते सक्सेना पूरा का पूरा अलमारी के अंदर खींचा चला गया, उस लंबी जीभ वाले रहस्यमय प्राणी द्वारा। बचाओ, नहीं। और फिर चंद चीखों के बाद सब शांत हो गया। राजू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जब उसने केतन को बेसमेंट की सीढ़ियों पर खड़ा देखा। घबराहट के मारे वो हिल भी नहीं पा रहा था। घबराओ मत, अब सक्सेना तुझे कभी नहीं सताएगा, तू आजाद है, राजू ने आराम से कहा। केतन बेसुध सा खड़ा रहा। राजू ने उसे नीचे बुलाया और अलमारी की बात बताई जो अपनी माँ से भी छुपाई थी। केतन को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर जो अपनी आंखों से देखा वो तो झुटलाया नहीं जा सकता था ना। लेकिन सक्सेना से पीछा छूट गया, ये विचार आते ही उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। इस बात को किसी से मत कहना, ये हमारा सीक्रेट है, समझे? राजू ने दिलासा चाहा।
केतन ने उसे आंखों से दिलासा किया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। राजू भी उसके पीछे बेसमेंट से बाहर चला गया। दूसरे दिन केतन खुशी खुशी खेलने आने लगा। राजू अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने लगा। स्कूल से आकर खाना खाकर थोड़ी देर आराम करता। शाम को लगभग राजू खेलने जाता। ऐसे ही एक शाम सब खेल रहे थे कि रघु गुस्से में उधर आया और राजू को कान से पकड़कर ले गया। दर्द और अपमान के कारण वो चुपचाप चला गया। घर आकर रघु ने उसकी खूब पिटाई की। हरामी का पिल्ला, आवारागर्दी करता है पूरे दिन। ये जो किताब लाकर दी है कौन पढ़ेगा, तेरा बाप। लाल आंखों से उसे देखता हुआ रघु गुर्राया। राजू का अंतमन रो रहा था पर उसने उफ तक ना की। चीख, जोर से चीख, आज कोई तेरी चीख नहीं सुनेगा क्योंकि सांवरी तो घर पर नहीं है। राजू को झटका लगा, माँ घर पर नहीं है, अब इस जल्लाद से कौन मुझे बचाएगा। तभी जैसे भगवान को उस पर रहम आ गया और सांवरी भी वापस आ गई। छोड़ दे मेरे बच्चे को, इसे दर्द हो रहा है, सांवरी चिल्लाकर बोली। तब जाकर रघु ने उसे छोड़ा और सांवरी को बालों से पकड़कर बोला, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? ओह, दुकान गई थी, जरा देर लग गई थी। सांवरी अपने आप को छुड़ाने की असफल कोशिश करती हुई बोली। राजू ने आगे बढ़कर माँ को छुड़ाना चाहा पर बदले में उसे लात पड़ी। सांवरी ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। राजू चला गया लेकिन माँ को पड़ने वाली मार उसका पीछा करती रही। बहुत बुरा है ये सौतेला बाप, भगवान करे ये मर जाए। राजू मन में सोच रहा था। तभी उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर देखा तो केतन बाहर से उचक कर देख रहा था। तुम इधर आओ जरा। राजू खिड़की के पास आया। तू जा, मैं खेलने आया तो मेरा जल्लाद बाप मारेगा। मेरी इतनी हेल्प करी थी तूने तो क्या मैं बदले में कुछ नहीं करूँगा? राजू को गर्व हुआ केतन पर। सक्सेना को जो सबक सिखाया वैसा कुछ कर देते। केतन ने कहा तो राजू को पहले तो झटका लगा फिर मुस्कुरा दिया। 5 दिन बाद राजू केतन के साथ गार्डन में बैठा था। यार कहीं पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी हमें। पहले सक्सेना अब रघु। केतन ने अपना डर जाहिर किया तो राजू बोल उठा, धीरे बोल, दिव्या और दीपांशु आने वाले होंगे। उन्हें उनकी मम्मी ने ननिहाल छोड़ दिया है आजकल की घटना से डरकर। ओह, मुझे तो अब कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस अलमारी में पता नहीं क्या है। किसी दिन वो किसी मासूम का ना शिकार बना ले। हमारा काम तो हो गया है, अब क्यों ना इस अलमारी को खत्म कर दें। राजू ने डर जाहिर किया तो केतन भी डर गया। तुम ठीक कहते हो पर ये होगा कैसे? उसके पास जाते ही राजू के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। मेरे पास एक आइडिया है, बस तुम्हें अपनी माँ को कहीं भेजना होगा कुछ समय के लिए, केतन ने कहा। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी आजकल रोज सुबह नौकरी की तलाश में बाहर जाती हैं। तुम क्या करना चाहते हो? बस एक छोटा सा धमाका और बूम। दूसरे ही दिन ढेर सारा धुआं देखकर सभी लोग घर से निकले तो पता चला कि रघु के घर में आग लगी है। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया। सांवरी को सदमा लग गया था। पहले रघु गायब हो गया, अब आग लग गई। राजू को बहुत दुख था। उसके खिलौने किताबों को भी आग ने ले लिया था, लेकिन उस खौफनाक अलमारी से तो पीछा छूट जाना था। केतन की माँ फायर ब्रिगेड के आने पर सांवरी और राजू को समझा बुझाकर अपने घर ले गई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर केतन ने खोला तो देखा कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी खड़ा था। वो दौड़कर सांवरी और राजू को बुला लाया। मैडम, हमने बहुत कोशिश की मगर आग बहुत तेज थी, सब कुछ राख हो गया है, 1-2 चीज छोड़कर। उस कर्मचारी ने खेद प्रकट करते हुए कहा। कौन सी चीज? सांवरी ने अनुम्मीद होकर पूछा। जी, एक तो वो एक पुरानी सी अलमारी है, पर हैरानी की बात है कि बेसमेंट में रखी सारी चीज जल गई थी, लेकिन अलमारी सही सलामत है। राजू और केतन की नजर मिली और वो दोनों चीख पड़े, नहीं नहीं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।